हेलो फ्रेंड्स, मैं रविश गुप्ता। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इतिहास का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रारंभिक परीक्षा में भी और मुख्य परीक्षा में भी। और अक्सर ये प्रश्न आता है कि स्पेक्ट्रम को किस तरीके से पढ़ें। स्पेक्ट्रम, देखिए, इतिहास के लिए एक ऐसी किताब है जिसको 90% से अधिक लोग तैयारी के दौरान इस किताब को पढ़ते हैं। मैंने भी अपनी तैयारी के दौरान स्पेक्ट्रम को ही आधुनिक भारत के लिए प्रेफर किया था और इसी किताब को मैंने कई बार पढ़ा था। देखिए, इतिहास को जब भी आप पढ़ते हैं तो सबसे पहली चीज़ ये समझिए कि उसकी क्रोनोलॉजी आपको आना बहुत ज़रूरी होती है। क्रोनोलॉजी मतलब उसका कालक्रम क्या है। अगर कालक्रम दिमाग में आपके बैठा हुआ है, चीज़ें आप अच्छे से समझ सकते हैं और प्रश्न को जब वो पूछा जाता है तो आप उसके आगे और पीछे के इतिहास को, उसके बिंदु को जोड़ सकते हैं। मुख्य परीक्षा में ये बहुत अधिक काम आता है अगर आपको कालक्रम आपके दिमाग में बैठा हुआ है तो। अगर आपसे सविनय आंदोलन पूछा जा रहा है, गोल में सम्मेलन के बारे में क्वेश्चन किया जा रहा है, और अगर आपको उसका क्रोनोलॉजी पता है कि कौन सम्मेलन बाद में हुआ था, कौन आंदोलन पहले हुआ था, तो इससे आप उसके कारण और परिणाम को भी अच्छे से समझ सकते हैं और अपने उत्तर को अच्छे से लिख सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर सबसे इस वीडियो का मेन उद्देश्य बस इतना सा था कि स्पेक्ट्रम को जैसे भी आप पढ़ते हैं उसको गलत नहीं कहना है, सिर्फ ये बताना है कि किस तरीके से मैंने किया था, या थोड़ी बहुत भी अपनी इम्प्रूवमेंट आप इस वीडियो को सुनने के बाद हो सकता है आपको स्पेक्ट्रम को एक नए दृष्टिकोण से आप पढ़ना स्टार्ट करें। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि वो किताब है बहुत मोटी है और उसके सारे चैप्टर्स अगर पेज बाय पेज बढ़े जाएंगे तो वो 700-800 पेज की किताब है, बहुत मोटी है। पहले इतनी मोटी नहीं होती थी, लेकिन ओवर द टाइम इन्होंने कई चैप्टर्स उसमें ऐड ऑन किए क्योंकि सिलेबस अनप्रेडिक्टेबल था और कहाँ से भी क्वेश्चन आ रहे थे, तो उन्होंने धीरे धीरे जो चैप्टर्स छूटे हुए थे, इतने महत्वपूर्ण पहले पिछले वर्षों में नहीं होते थे, उन चैप्टर्स को भी उन्होंने स्पेक्ट्रम में ऐड ऑन कर दिया। जिस तरीके से प्रश्न पूछे गए उस तरीके से उन्होंने आसपास के सारे चैप्टर्स को उसमें ऐड ऑन कर दिया। लेकिन कुछ ऐसे चैप्टर्स थे जो पहले भी महत्वपूर्ण हैं और पहले भी महत्वपूर्ण थे और वर्तमान समय में भी महत्वपूर्ण हैं और आगे भी वो महत्वपूर्ण रहेंगे, जिसे मैं कोर एरिया कहता था। तैयारी के दौरान जो कोर सेगमेंट होता था वो आपको पता होना चाहिए। देखिए, एक चैप्टर है, मैं यूनिट की बात करता हूँ क्योंकि कई यूनिट में ये किताब बटी है, उसके अंदर कई चैप्टर्स हैं। तो मैं 4 यूनिट को ऐसा बताऊंगा जो मुझे लगता है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट्स हैं और उसी को आपको बार बार पढ़ना चाहिए। अगर पूरी किताब को आपने 2 बार पढ़ा है तो इस यूनिट्स को आपको 7 से 8 बार पढ़ना चाहिए। स्वतंत्रता संघर्ष के आरंभ 1857, ये एक यूनिट है। यहाँ से 1947 स्वतंत्रता एवं विभाजन की ओर, ये 4 यूनिट में चैप्टर को इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। 4 यूनिट है, इसमें कई चैप्टर्स हो सकते हैं, लेकिन चैप्टर का नाम है स्वतंत्रता संघर्ष आरंभ से 1857, स्वतंत्रता एवं विभाजन की ओर 1947। ये 4 यूनिट के हैं। इन 4 यूनिट को आप मान के चलिए कि आप इन्हीं यूनिट को केवल पढ़ेंगे तो आपको आधुनिक भारत का मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जहाँ से पूछे जाते हैं, मुख्य परीक्षा में जहाँ से पूछे जाते हैं, इंटरव्यू में अगर आपसे कोई संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, या ये समझ अगर आप रखेंगे इन 4 यूनिट्स को अच्छे से पढ़ने के बाद, जो समझ आपकी विकसित होगी, तो निसंदेह इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप मुख्य परीक्षा में प्रश्नों को और अच्छे से कर पाएंगे। और यही प्रश्न नहीं, आप निबंध लिखते समय और या कहीं कुछ कोट करते समय या अपने आंसर्स को किसी के इंटरव्यू में देते समय आप यहाँ की चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। तो पहली चीज़ आप नोट कर लीजिए कि जो 4 यूनिट हैं इनको आपको बहुत अच्छे से करना है। इन्हीं 4 यूनिट से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। आप कह सकते हैं कि 50% वेटेज मॉडर्न इंडिया का यहीं से होता है। इसके साथ एक यूनिट और है, यानी मैं 5 यूनिट कहूँगा। ब्रिटिश शासन के अधीन भारत, शासन एवं अन्य पहलू करके, ये एक यूनिट है। ये सेपरेट यूनिट है, ये क्रम में नहीं मिलेगा आपको। ये यूनिट है, इसका चैप्टर का नाम है ब्रिटिश शासन के अधीन भारत, शासन एवं अन्य पहलू। तो यानी 4 यूनिट जो मैंने पहले बताया वो, और एक यूनिट ये। इस यूनिट में आपको दिखेगा जो ब्रिटिश शासन के समय उनकी भू व्यवस्था थी, उनका प्रेस था, उनका चार्टर एक्ट था, ये सारे जो चैप्टर्स हैं ये आपको इस यूनिट के तहत मिल जाएंगे। तो ये 5 यूनिट को आप द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेगमेंट आप मान सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के स्पेक्ट्रम को। तो स्पेक्ट्रम जब भी आप पढ़ें तो इन 4 चैप्टर, 4 यूनिट और +1, ये 5 यूनिट को आप अच्छे से पढ़ें। अच्छे से इन द सेंस, जब भी किताब को आप रिवाइज़ करें तो इन 5 यूनिट को ही कई बार रिवाइज़ करें, क्योंकि ये चैप्टर शुरू से महत्वपूर्ण चले आ रहे हैं और आज भी वर्तमान समय में ये इतने ही महत्वपूर्ण और प्रासंगिक हैं। ये इम्पोर्टेंट एंड रेलेवेंट दोनों हैं। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद अगर आप ये 5 यूनिट पढ़ लेते हैं तो आपकी क्रोनोलॉजी मजबूत हो जाएगी। आपको एक
तारतम्यता समझ में आने लगेगी, घटनाओं को आप जोड़ सकेंगे और जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे, चाहे वो प्रीलिम्स में होगा चाहे वो मेंस में होगा, आप मेंस में प्रश्नों को लिख पाएंगे और प्रीलिम्स में आंसर्स को एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करते हुए आप उस आंसर तक पहुंच जाएंगे जो प्रश्न पूछा जाएगा प्रीलिम्स में। मैं अपने तैयारी के समय, चाहे मैं यूपीएससी लिख रहा था या मैं स्टेट पीसीएस लिख रहा था, तो उस समय भी मैं ये 4 यूनिट और +1 ये 5 यूनिट को बहुत अच्छे से पढ़ता था और इसी में क्रोनोलॉजी आपको बताने और बनाने की दिमाग में ज़रूरत होती है। नेक्स्ट अगर बात करें तो कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो अगर आप अलग अलग भी पढ़ लेंगे जिसको बहुत क्रोनोलॉजी का यूज़ नहीं है। जैसे अगर आप विद्रोह को देखेंगे तो विद्रोह बहुत सारे हैं, उसमें आप देखेंगे कृषक विद्रोह भी है, एक चैप्टर है। इसी तरीके से कुछ आंदोलन है, कुछ ऐसे भी विद्रोह जो अक्सर एक आध बार पूछे गए कई वर्षों में, फिर वो नहीं पूछे गए, तो इसलिए इसको बहुत क्रोनोलॉजी की ज़रूरत नहीं है। संथाल विद्रोह और नील विद्रोह को जोड़ने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है आपको। लेकिन अगर आप 4-5 विद्रोह के नाम जान रहे होंगे तो आप मुख्य परीक्षा भी लिख सकेंगे और जो महत्वपूर्ण विद्रोह है वो उसी से ही क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे नील विद्रोह हो गया है, संथाल विद्रोह हो गया है। तो इस तरीके से आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाइए, उसमें से देखिए कौन कौन से विद्रोह पूछे गए हैं और जो बार बार पूछे जा रहे हैं, तो उनको आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए स्पेक्ट्रम से। अब जैसे नील विद्रोह है वो अक्सर पूछा जाता है, मुख्य परीक्षा में पूछे जाने की संभावना होती है और जब भी प्रीलिम्स आता है तो उसमें भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं। कई बार क्रम लगाने को वो दे देते हैं कि कौन सा विद्रोह पहले कौन सा विद्रोह बाद हुआ। अगर 2 से 3 विद्रोह अच्छे से आपने पढ़ा होगा तो एलिमिनेट करके आप उस आंसर तक पहुंच पाएंगे। तो देखिए 5 यूनिट को अब मैं छोड़ करके बात कर रहा हूँ उन चैप्टर्स को जिसको आप अलग से भी पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अब जैसे युद्ध का चैप्टर्स है, पहले बहुत सारे युद्धों को इन्होंने अलग से नहीं ऐड किया था, लेकिन उन्होंने बाद में जब प्रश्न पूछे जाने लगे इससे तो इन्होंने युद्ध को स्पेक्ट्रम में बहुत सारे चैप्टर्स जोड़ दिए। उसमें मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर का हो गया, अफ़गान विद्रोह का हो गया, तो इस तरीके से कई युद्ध को जोड़े गए हैं। तो सारे युद्धों को मत पढ़िए, उनको एक अलग सेगमेंट, एक अलग चैप्टर की तरह देखिए। इसमें क्रोनोलॉजी कालक्रम को जानने की बहुत ज़रूरत नहीं है, इसमें से सिर्फ कुछ चीज़ों को आप क्लस्टर की तरीके से उठा के पढ़ सकते हैं। यानी मैं क्रोनोलॉजी कालक्रम की उस संदर्भ में बात कर रहा हूँ कि जहाँ पर आपको पन्ना दर पन्ना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप पिक कर सकते हैं टॉपिक और सीधे जाके वहाँ से पढ़ सकते हैं, जैसा कि मैं खुद करता था। और इस तरीके से आप अपनी नोट्स भी बना सकते हैं। विद्रोह को आप बना लीजिए, युद्ध जो रखे हैं उसको आप बना लीजिए। जैसे आंग्ल मैसूर युद्ध अक्सर पूछा जाता है तो आप उसको देख लीजिए कि उसकी हिस्ट्री क्या है। मराठा के साथ जो युद्ध हुए हैं उनको आप देख लीजिए। 4-5 जो युद्ध हुए वो बहुत महत्वपूर्ण, उसको आप देख करके नोट्स बना लीजिए। कहने का मतलब ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप देखेंगे कि 70% क्वेश्चन उस 5 यूनिट से आपके कवर हो जाएंगे। जो 30% क्वेश्चन है उनको किताब से पूरा मत पढ़िए, टॉपिक को पिक करिए और इस टॉपिक को डिटेल में किताब से पढ़ लीजिए। तो स्पेक्ट्रम पूरे पढ़ने के बर्डन से आप बच जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हमारी चीज़ें जब भी हम देखते हैं कि गलती कहाँ से करते हैं कि हम यूनिट और चैप्टर्स को पूरा पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। पेज 1 से उठा के हम पूरा सोचते हैं 800 पन्ने पढ़ लेंगे, वो तरीका गलत है। इसकी क्रोनोलॉजी के लिए सिर्फ आप ये 5 चैप्टर को अच्छे से पढ़ लें। उसके बाद ये जो पिक एंड चूज़ वाला टॉपिक मैंने बताया कि पिक करिए और उसको अपना किताब से टॉपिक को अच्छे से कवर कर लीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। ये मोर देन इनफ हो जाएगा आपके लिए। इसी तरीके से आप अपनी समझ से, आप कई जगहों पे जैसे आर्ट एंड कल्चर होता है तो वहाँ पर भी हम कंफ्यूज होते हैं कि कैसे पढ़ना है। आर्ट एंड कल्चर में पूरी किताब लेकर के पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। पिछले साल में पूछे गए क्वेश्चंस को देखिए, उन्हीं क्वेश्चंस को उठाइए और उन्हीं क्वेश्चन को सीधे किताब से तैयार करिए, क्योंकि उसमें कोई आपको क्रम नहीं चाहिए होता, क्रम आपको नहीं याद करना होता है। अब जैसे मंदिर शैली पूछी है तो मंदिर शैली आपको देख लीजिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, उन्हीं शैलियों को सिर्फ आप तैयार कर लीजिए। तो स्पेक्ट्रम को आप इस तरीके से पढ़ लीजिए, स्पेक्ट्रम आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि उस 5 यूनिट को ही आप बार बार रिवाइज़ करें और बाकी जो चैप्टर्स हैं उसके लिए आप देखिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कहाँ से पूछा गया, वहाँ से टॉपिक लीजिए और इन डिटेल आप स्पेक्ट्रम से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट कोई क्वेरी होगी तो आप पोस्ट करिएगा। आपका बहुत सारी क्वेरी 2025 की तैयारी के लिए है, आरओ के लिए है और पीसीएस जो एग्ज़ाम अभी प्रीलिम्स होने वाला है उसके लिए है। टाइम मिलते ही मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। इस वीडियो से मेरा बस यही उद्देश्य था कि स्पेक्ट्रम को थोड़ा सा अगर मैं ईज़ कर पाऊँ तो वो आपके लिए मैंने करने का प्रयास किया है। थैंक यू।